अब देखो, जो सेक्शन 5 है ना हमारा बिजनेस का, वो टोटली फाइनेंस का है। उसमें जितनी भी चीजें हैं वो मोस्टली नंबर्स वगैरह से होती हैं। और इसमें जो सवाल आता है वो यूजुअली डिसीजन मेकिंग का आता है, मतलब 5 to 6 मार्क्स का होता है कि भाई कौन सी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक्वायर करनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, मतलब इस तरीके से एनालिसिस एंड इवेल्यूशन करनी होगी। तो ये जितना भी फाइनेंसिस का मसला है, जो फाइनेंस की डीलिंग है, वो कौन हैंडल करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन करता है? हमारे पास अकाउंटेंट्स होते हैं, CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। तो ये सारी चीजें उनका डिपार्टमेंट का काम है। CFO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो पूरी कंपनी का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है फाइनेंसिस का। तो ये काम क्या क्या करते हैं? सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसको पैसे देने हैं और किससे पैसे हमें मिले हैं, एक्सपेंसेस, क्रेडिट कस्टमर्स, कैश सेल्स, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, सारा डेटा ये मेंटेन करते हैं। और उस डेटा से वो क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा तुम्हारा होता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और तीसरी स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश उस स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं। और ऐसा अकाउंटिंग डेटा है, ऐसा उसको इस फॉर्म में लेके जाते हैं ताकि मैनेजर्स उसको इजीली रीड कर सकें और उससे डिसीजन मेकिंग कर सकें। और नीचे लिखा भी हुआ है फोरकास्टिंग कैश फ्लोज। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, एसेसिंग करना और प्लानिंग करना कि फ्यूचर में हमारी सेल्स क्या होगी, कैश इनफ्लो कितना होगा। जितनी भी प्लानिंग रिलेटेड चीजें हैं ना, वो फोरकास्टिंग में आ जाती है। और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी रेशो, गेयरिंग रेशोज, आपके फर्म की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, कितना डेट है हमने लिया हुआ है, हमारी कैश फ्लो मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। वो सारी फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स, ठीक है। नंबर 6 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। अनसर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई करना कि भाई अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ कितने टाइम में मुझे रिकवर होगी, कितने टाइम में मुझे वो प्रॉफिट देगी। या हम कोई बिजनेस का ऐसा सेक्शन तो नहीं चला रहे, ऐसी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जिससे हमें लॉस हो, या कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, या कुछ उल्टी सील्टी हरकत हो जाए, तब उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। रिस्क क्या होता है? जो चीज आपको पता नहीं होती वो आपका रिस्क होता है, जिसको हम अक्सर अपनी जबान में फोमोस भी कहते हैं। फोमोस क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया है। नहीं, कुछ और फोमोस मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रिडिक्टेबल या प्रोएक्टिव रहना पड़ता है कि अगर इस ऐसा सिनेरियो हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली वो भी आती है कंटिजेंसी प्लानिंग। क्या आती है? कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होती है? कोई आइडिया? मतलब मैंने 4 प्लान बनाए, प्लान A, B, C और D। अगर मेरा प्लान A नहीं चला तो मैं B पे जाऊंगा, B नहीं चला तो C पे जाऊंगा, C नहीं चला तो D पे जाऊंगा। और इस तरीके से कंटिजेंसी प्लानिंग, रिस्क को ऐसे ही आप मिटिगेट करते हो।
सही है, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं। रिक्वायरमेंट से क्या है ना, ये 7 पे और 7 पे 9 पे लास्ट। हाँ, अब 7 पे क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अभी लिखो नहीं, मैं ले लूंगा मसला। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, एक कंपनी होती है ना, वो एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करती, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी अपने बिजनेस में, सही है। लेकिन वो साथ साथ, जैसे बैंक है, वो सिर्फ लोन्स प्रोवाइड नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। किसी के स्टॉक खरीद लेगा, किसी के डिबेंचर्स खरीद लेगा, किसी के बॉन्ड्स खरीद लेगा, गवर्नमेंट्स को फंड दे देगा, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप हर सेक्टर में, हर मतलब बिजनेस में इक्वली अपनी इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हो सकता है दो इंडस्ट्रीज बैठ जाए, ऑटोमोबाइल बैठ जाए, या लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, लेकिन एटलीस्ट फूड बिजनेस में मैंने पैसे डाले थे, हेल्थ केयर में डाले थे, वहां से तो रिटर्न आएगा ना। उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। मतलब थोड़ी वो प्लान इन्वेस्टमेंट हो सकती है ना, चाहिए। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लो। मल्टी मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखो, दो वहां रखो, दो वहां रखो, दो वहां रखो, इस तरीके से। सही। कंप्लाइंस टू द फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी काम करता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो आपकी कंट्री में गवर्नमेंट के या बैंक्स के जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से आपके अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। और ऑडिटिंग पता है क्या होती है? टैक्स रिलेटेड होती है, टैक्स रिलेटेड। जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, एसीसीए जो करते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी कंपनी का ऑडिट करते हैं, देखते हैं जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो सब देख रहे होते हैं क्या ये सही है या गलत है, या आपने कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया, कोई बंद तो नहीं मारा, गवर्नमेंट को पागल तो नहीं बना रहे। तो ये जितने भी अकाउंट्स होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वही ऑडिट कंपनी से ऑडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑडिट कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट टू द इंश्योर फाइनेंशियल एक्यूरेसी। ऑडिट करने का मकसद यही होता है कि फाइनेंशियल एक्यूरेसी हो जाए। ये सारे रीजंस थे, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। और बिजनेस को फाइनेंस क्यों चाहिए होता है? बिजनेस को फाइनेंस नहीं होता है, स्टार्टअप के लिए सही है। ग्रोथ के लिए, अगर बिजनेस को ग्रो करना है। और क्या होगा? मतलब जब आप कोई नया बिजनेस खोलने जाते हो, जब आपको पैसे चाहिए होते हो कि भाई मुझे बिजनेस करना है, तो उसको कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल। जो इनिशियल बिजनेस आप खोलते हो ना, उसमें आपको जब एसेट्स परचेज करने होते हैं या पूरा सेटअप बनाना होता है, तो उस पैसे को हम कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल। और एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तुम्हें अपने बिजनेस का साइज बड़ा करना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो तुम चाहते हो कि पैसे आ जाए। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैश फ्लोज की प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है लेकिन उसके पास कैश नहीं है, तो तुम क्या करोगे, अपने वर्किंग कैपिटल को बेहतर करने के लिए लोन ले लोगे, पैसे ले लोगे। इसीलिए हमें बिजनेस को फाइनेंस चाहिए होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D डिपार्टमेंट में इसके लिए पैसे कैसे चाहिए होते हैं, मतलब कुछ नहीं होता है। डेवलपमेंट प्रोडक्ट की सर्च करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में आजकल। और क्योंकि नेचर देखना मार्केट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक्सपेंसिव टास्क होता है। सारे स्किल्ड लेबर, साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं, प्रोडक्ट की हर एक चीज आपको बताते हैं। तो इसकी वजह से वो एक्सपेंसिव भी है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको पैसे भी ज्यादा चाहिए। नेचर बता रहा प्रोडक्ट का। एम्प्लॉय कंपनसेशन।
जैसे अगर redundancy हो रही है ना, अगर redundancy हो तो उसके आपको compensation ना करते हैं, कोई form of money दे दो। मतलब जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से खुद वर्कर्स को निकाल रहे हो, उनकी कोई गलती नहीं है बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब क्या करते हैं आप उसको अच्छी खासी अमाउंट देते हो ताकि वो कहीं सेटल हो जाए। हम अगर इसको निकाल लें तो वो अमाउंट से वो अगर अपना बिजनेस खोल ले या कहीं और नौकरी कर ले, या अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो वो उससे अपना लाइफ गुजार ले, सरवाइव कर ले शॉर्ट टाइम के लिए। तो अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय कंपनसेशन पे नहीं करती तो उसकी बैड इमेज होती है, अच्छा समझा नहीं जाता। बट एक ऑनेस्ट अच्छी कंपनी का ये होता है कि अपने आप एम्प्लॉयज को ऐसे ही नहीं निकालती, पैसे भी देती है। और डेट रीपेमेंट, अगर मैंने कर्जे लिए हुए तो उसके लिए भी मुझे फाइनेंस चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर अनसर्टेनिटीज पड़ी थी, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या नेचर की तरफ से कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। वो याद है ना, पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा था, पाकिस्तान नया नया बना था, रेफ्यूजीज आ गए थे तो पैसे नहीं थे हमारे पास। तो क्यों पैसे नहीं थे ना, तो बिजनेस के साथ भी यही होता है, उसको सेपरेटली रिसर्च मेंटेन करने पड़ते हैं, पैसे रखने पड़ते हैं ताकि कोई मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। और याद है ना, क्यों मोबाइल का ऐड आया था पहले, उसने करीना कपूर को हायर किया था। जब 2013-14 की बात है शायद, क्यों मोबाइल का कोई जी सीरीज का मोबाइल आया था और उसने उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग करवाई थी। तो उसकी वजह से उनका बजट काफी बढ़ गया था। मतलब एक, तो खुद देखो क्यों मोबाइल की क्या वैल्यू है, तो वो बिल्कुल लो क्वालिटी का। Advertising ज़्यादा budget वो advertisement cost over होगी। देख लेते हैं। अब फाइनेंस है क्या? पैसा। फाइनेंस इज मनी। फाइनेंस इज द मनी और द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। अगर एक बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल हो लेकिन उसके पास कैश नहीं है ना, तो वो बिजनेस चल नहीं सकता, क्योंकि वो डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे बेयर करेगा, वो बंद हो जाएगा। जैसे इस कमरे में हवा आ रही है तो तुम सांस ले रहे हो, अब तुम्हारी मैं सांस रोक दूंगा ना तो तुम सफोकेट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम वीक पड़ जाओगे। ठीक है। और सपोर्टिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशंस, ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड एंडीवर्स। पैसों से ही आप सब चीज कर सकते हो बिजनेस। स्टार्टअप कैपिटल हम देख चुके हैं क्या होता है। शुरू में लगता है। और फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होता है? Fixed asset होता है जिसको guaranteed मिलता है, बिजनेस को मोड़ नहीं है और क्या कहते हैं बाइक पैसा हो जाए। सही है, जैसे कि मशीनरी, कार, और मतलब ऐसे एसेट्स जिससे तुम अपने बिजनेस की प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे एसेट जो तुम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज करो, उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो एक साल के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं? कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है? जिसको आपने उधार में सामान बेचा होता है, तो जब वो आपको कैश करता है तो वो भी एक आपका एसेट है ना। ये तो next क्या capital which is being used in the business, वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट machinery, day-to-day expenses. Funds needs to cover day-to-day operational expenses, salaries, utility bills, inventory, ensuring smooth business operations. इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अकाउंट्स वाला, मैं तुम्हें बता दूं। फिर तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तुम्हारे पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल। यही होता है ना। तो वर्किंग कैपिटल इसको कहते हैं। और मतलब वर्किंग कैपिटल जो होता है ना वो आपका ऑपरेटिंग कैपिटल होता है। वो जो अमाउंट बचती है आपकी, आप डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने में यूज करते हो। और इसको मतलब बिजनेस या फाइनेंस की लैंग्वेज में कहते हैं NOWC, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? capital expenditure वो machineries and सही, मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप कैपिटल को परचेज करने में लगा रहे हो,
या उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने में लगा रहे हो। मनी यूज टू एक्वायर यानी परचेज, अपग्रेड यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना या उसकी स्लॉट्स बढ़ा देना, और मेंटेन द एफिशिएंसी उसकी प्रोडक्टिविटी को सेम रखने के लिए जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो कैपिटल पे लगाते हैं वो केपेक्स, इसको हम बोलते हैं प्यार से केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रेक्स। रेक्स सेंटर सदर वाला नहीं, रेक्स। सही है। तो और है ना वो जैनब मार्केट के पास है, लोग शॉपिंग करने जाते हैं। खैर, तो जैसे तुम अपने लिए कोई बड़ी चीज खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, तो वो तुम्हारा तुम रोजमर्रा के लिए जूते खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंटरनल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इंटरनल में क्या आता है? जो बिजनेस खुद से पैसे निकालता है, जैसे हो गया, और अपने सरप्लस एसेट को सेल कर ले या अपनी पर्सनल सेविंग लेके आ जाए। एक्सेसिव इन्वेंट्री, रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स। और डेप्रिसिएशन रिजर्व्स, मतलब फर्म में बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व्स यानी कि एक ऐसा रिजर्व मेंटेन किया जाता है जो एसेट्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए वो फंड्स अलग से रखे जाते हैं। एक तो होता है जो डेप्रिसिएशन हम अपना इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज करते हैं, एक होता है कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए अलग से पैसे जमा करते हैं। और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपके यहाँ जितने भी इम्प्लॉयज काम करते हैं आप मंथली बेसिस पे उनसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हो, 1000 2000। उनको आप ये बोलते हो कि हम आपको एक सेविंग प्लान परचेज करके दे रहे हैं, या वो जो रिटायरमेंट बज फंड होता है ना उसमें पैसे जा रहे होते हैं। चाहे सब हर महीने हर साल वो लोग 15 20 साल के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, वो फंड तो आपके पास जमा हो रहा है। तो आप उससे अपने बिजनेस की फाइनेंसिंग भी कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस वो फाइनेंस होती है जो आप आउटसाइड द बिजनेस करते हो और सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस हो। सेपरेट मतलब कि अगर एक बिजनेस है, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर है, तो अपने मेंबर्स से भी हटके फाइनेंसिंग कर रहा हूँ। बैंक लोन्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वेंचर कैपिटल। और पब्लिक इक्विटी, आईपीओ। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? जब आप बिजनेस स्टार्ट को, शार्क टैंक देखा? वो जाते हैं ना, वो आते हैं कि सर हमारा ये बिजनेस है, आप इतने पैसे देते हैं और इतनी इक्विटी ले लें हमसे। वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कि आपको पैसे के बदले वो आपसे इक्विटी ले लेते हैं। और पब्लिक इक्विटी में यानी आपने शेयर्स इशू कर दिए, इशू ऑफ शेयर्स। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स सेल करती है, स्टॉक मतलब वो चाहती है कि उसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो, तो वो सबसे पहले क्या करती है? आईपीओ करती है कि कुछ लिमिटेड लोगों को अपने शेयर्स ऑफर कर देती है कि आप हमसे परचेज कर लीजिए। तो इससे भी एक फर्म को पैसे मिलते हैं। ज़ाहिर है मैं अपने शेयर्स बेचूंगा तो मुझे तो पैसे मिलेंगे ना। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट आपको कंसेशन दे दे, पैसे दे दे, सब्सिडीज दे दे। क्राउड फंडिंग, ये क्या होता है? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी बट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। मतलब अगर कराची ईट में 1000 लोग, मतलब लाखों लोग आते हैं ना, मैं बोलता हूँ यार जो भी आता है 2 2 रुपए डालता है। लाखों लोग आते हैं, 2 2 रुपए डाल रहे हैं, तो कितने हो गए? 6 7 लाख तो उससे बिजनेस नहीं खुल सकता क्या? और 2 रुपए देने में क्या मसला? तो ये अक्सर लोग करते हैं। उन्हें वो चंदा मांगने वाले भी आते हैं कि इसका पाँव टूटा हुआ है, इसका घर में मसला चल रहा है, इसको ये दे दो वो दे दो। वो भी क्राउड फंडिंग का फॉर्म है।
डोनेशंस वगैरह। चैरिटी भी क्राउड फंडिंग में आता है। अगर जनरल पब्लिक से कर रहे हो या आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो तो वो क्राउड फंडिंग में नहीं होता। और लीजिंग में क्या होता है? ये तो लीजिंग वो है जब आप कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप रखवाते हो, वो हायर परचेज होता है। हायर फंड होता है। लीजिंग में क्या गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का आप देते हो। लीजिंग में क्या होता है कि आप जैसे ये मैंने जगह ले ली, हर महीने में इसका रेंट पे कर रहा हूँ। जब तक रेंट पे कर रहा हूँ ये जगह मेरी है और इसकी वैल्यू है कुछ एक्स अमाउंट, या तो मैं वो पे कर दूं ये पूरा मेरा हो जाएगा, या तो मैं इसकी किस्तें भरता रहूं। जब मुझे छोड़ना होगा मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ। तो लीजिंग ये चीज होती है कि जब तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट या फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो तब तक आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे किराए पे मकान लेते हो या उस तरह की चीजें करते हो, वो लीजिंग का पार्ट होता है। और हायर परचेज में क्या होता है, जैसे बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवा ली, ऐसा होता है ना कि फिक्स डिपॉजिट तो 3 साल की किस्तें हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। सेल डेट्स टू डेट फैक्टर, दैट बैक टू द मतलब मेरे जो कंपनी के डेट्स है ना, मुझे पता है यार इतने कस्टमर्स अगर मैं इनसे इंडिविजुअली मांगने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मेरे पैसे भी वेस्ट होंगे। मैं क्या हूँ, एक कंपनी के पास जाऊंगा, यार आप ये मेरा सारा खाता लें, ये सारे लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं और ये इनकी अमाउंट्स है, ये वेरीफाइबल अमाउंट्स आप वेरीफाई कर सकते हो। वो आपसे एक वेट करवाएगा, हाँ भाई सही है। अब मेरे डेट्स 1 लाख के हैं, वो बोलेगा सर 90,000 दे देंगे, सारे हम कलेक्ट कर लेंगे। आप हमें 90,000 दो तो हम आपको 90,000 देंगे, आपका ये सारा डेटा हम खुद ही कलेक्ट कर लेंगे। इसका अब इसका फायदा क्या है, मुझे तो इमीडिएट कैश मिल गया ना। अब वो उसको 6 साल बाद मिलते हैं, 2 साल बाद मिलते हैं, उसका सेलिंग ऑफ डेट। सेलिंग ऑफ डेट, सेल डेट्स टू डेट फैक्टर। और ये सर फैक्टरिंग ऑफ इनवॉइस ये भी कहते हैं ना। यही सेम चीज है, माइक्रो फाइनेंसिंग, वो स्मॉल बैंक जो स्मॉल लोन्स टू स्मॉल द लेवल पे काम डेवलपिंग। करते हैं ना, तो उनसे लोन देते हैं। बिल्कुल, डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे तुम्हें कोई बाइक चाहिए, पाकिस्तान में बाइकें चला रहे हैं लोग, वो बाइक के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग करवा ली, या कोई लेडीज है घर में कपड़े सीती है तो उसके मशीन के लिए फाइनेंसिंग करवा ली। छोटी छोटी फाइनेंसिंग जो होती है ना, वो माइक्रो फाइनेंसिंग करवा, ताकि वो लोग अपना अर्निंग कर सकें, कंट्रीब्यूशन कर सकें और उसी अर्निंग से ही वो माइक्रो फाइनेंसिंग को पे ऑफ भी करें।